जय हिंद। देखिए, इजराइल पर आए दिन कभी हिजबुल्ला की ओर से तो कभी हैती विद्रोहियों की ओर से और गाजा के साथ तो उसकी लड़ाई चल ही रही है। इस बीच वो इजराइल जो है वो एक विशेष टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है जिससे वो मिसाइलों का रास्ता ही भटका दे रहा है। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जीपीएस स्नूपिंग। जीपीएस स्नूपिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो जीपीएस ही आपको गलत रास्ता बताता है जानबूझकर, क्योंकि इजराइल चारों ओर दुश्मनों से ही घिरा हुआ है। यहाँ तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है, यहाँ पे गाजा के साथ लड़ाई चल ही रही है। सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईरान है। हालांकि तुर्की ये इसराइल का जो सबसे बड़े दुश्मनों में है, जो पावरफुल है, उसमें एक तुर्की है, ईरान है और पाकिस्तान है। ये तीन इसके पावरफुल दुश्मन है। बाकी अरब वालों लोग को तो कुछ समझ में नहीं करता है यहाँ पे। तो देखिए, जीपीएस स्नूपिंग क्या होता है। ये जीपीएस जो है ये चारों ओर हमारे सैटेलाइट छोड़े गए हैं और पूरे पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है जीपीएस, जो अमेरिका ने उसे छोड़ा था। आम पब्लिक से लेके मिसाइल, ड्रोन, सारी चीजें जीपीएस का ही यूज करती हैं, सबसे ज्यादा यूज करती हैं यहाँ पर। इस जीपीएस टेक्नोलॉजी में एनी टाइम हमारे पास कम से कम 3 से 4 सैटेलाइट हमारे ऊपर नजर रखे होते हैं। हम कोई भी डेटा लेते हैं, हमारी दूरी एक जगह से दूसरे जगह कहाँ है, हम 2 जगहों की दूरी नापते हैं, तो हम आसमान से हम इसी सैटेलाइट से घिरे रहते हैं और हमें मोबाइल में इजीली मिल जाता है डेटा। अब हम आंख बंद करके गूगल के जीपीएस पे भरोसा कर लेते हैं। वो कहता है दाहिने जाओ, बाएं जाओ, जहां मन वहां, कबो कबो गड्ढा में कूदा देता है। एक बार हमको एक भैंस के तबेला में घुसा दिया, ऐसे सड़क के रास्ते में, कहा इधर से कट ले लीजिए, उधर कट लिए, तो आगे कोई रास्ते नहीं था, आगे भैंस का तबेला था। और उसमें गुगला के पास एक गुगली है, वो बोल रही थी टेक 200 मीटर लेफ्ट। अरे सोची तेरे आगवा भैंस रखल है, कहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। तो कभी कभी गुगला जो है ना, इन्हें उन्हें खेत में कूदा देता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो वैसे ही क्या है कि अगर हमें गूगल से हम जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं किधर जाना है, अगर मैप ने कहा इधर जाओ तो हम इधर चले जाते हैं, और अगर मैप ने कह दिया इधर मुड़ जाओ तो हम लोग इधर मुड़ जाते हैं। तो जैसे हम जमीन पे रास्ता फॉलो करते हैं, वैसे ही मिसाइल, जहाज हवा में फॉलो करते हैं। अब उन्हीं को गलत कोऑर्डिनेट दे देना जीपीएस स्नूपिंग कहलाता है। इसी की मदद से इसराइल अपने और आने वाले मिसाइलों को, जो हिजबुल्ला या फिर कहीं हिजबुल्ला के पास थोड़े से एडवांस कैटेगरी के मिसाइल है, उसको इस इंटरनेट जीपीएस स्नूपिंग की मदद से गलत रास्ता दिखा देता है। गलत रास्ता दिखाने से उसको एक फायदा हो जाता है कि वो रास्ता भटक जाता है, लेकिन एक घाटा ये होता है कि रास्ता भटकने के बाद भी कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही। इजराइल है कितना छोटा सा तो देश है यहाँ पे, लेकिन इसमें इजराइल के पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो हैंडल कर लेता है। और ये जीपीएस स्नूपिंग पे इजराइल की जो साइबर सिक्योरिटी फोर्स है बहुत एक्टिवली काम करती है। तो इससे पता चलता है कि हमें टेक्नोलॉजी वाइज कितना एडवांस रहने की जरूरत है, हमें पिछलग्गू बन के रहने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, ये 5G का जमाना है, जिसकी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी वही आगे निकल जाएगा यहाँ पर। अब भारत भी इसी सिलसिले में अपनी टेक्नोलॉजी में इजाफा किया है और एक नए टाइप का लूनर बर्ग लेंस को अपने ड्रोन में इंस्टॉल किया है। लूनर बर्ग लेंस क्या होता है, ये किसी भी जहाज को या फिर जो भी हवा में उड़ रही चीज है उसको रडार में छिपाता नहीं है, बल्कि और बड़ा करके दिखा देता है। छिपाएगा ही नहीं, बड़ा करके दिखाएगा। अब आप कहिएगा, पूरी दुनिया स्टील्थ पे लगी हुई है कि बड़े से बड़े जहाज को इतना छोटा दिखाओ कि रडार पे वो दिखे ही नहीं, या दिखे तो रडार को लगे कि कोई पक्षी उड़ रहा है यहाँ पे। तो अब ये सोच रहा और बड़ा कर देता है। ये बड़ा क्यों कर देता है लूनर बर्ग लेंस यहाँ पर? ये लेंस देखिए, ये लेंस ना अपने ऊपर पड़ने वाले जो भी चीज है उसको जरूरत से बड़ा रडार पे दिखाता है। जैसे ये ड्रोन है, अमूमन जो रडार होते हैं वो ड्रोन को नहीं पकड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ते, बड़े चीजों को पकड़ते हैं। तो जैसे कोई ड्रोन उड़ के जा रहा है तो उसको रडार नहीं पकड़ेगा, इसके लिए स्पेशल रडार आता है जो छोटी चीजों को पकड़ता है। लेकिन अगर हम इस पे लूनर बर्ग लेंस लगा देंगे, इस पे छोटा सा देखिए लगाया गया है, तो ये क्या करेगा, रडार पर इसको बहुत बड़ा साइज में दिखाएगा, जिससे कि रडार पे लगेगा कि कोई जहाज आ रहा है। तो एक छोटे से चीज को बड़ा दिखा देना जिससे लगेगा कि कोई जहाज आ रहा है, इससे दुश्मन अपना एयर डिफेंस मिसाइल मारेगा और दुश्मन का लोकेशन पता चल जाएगा। तो दुश्मन जानबूझ के मारे, इसको बड़ा समझ के मार दे, और रडार जैसे दुश्मन देखेगा तो दुश्मन के रडार पर इसे एक छोटा सा दिखना चाहिए ड्रोन बराबर, बट ये ड्रोन बराबर ना दिख के एक बड़ा आकार का दिखेगा अगर हम उसके ऊपर लूनर बर्ग लेंस लगा दिए तो। अब दुश्मन इस पे एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च कर देगा, और जैसे ही दुश्मन इस पे एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च करेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसके लोकेशन का पता लगा देंगे कि कहां से ये मिसाइल मारा हुआ है यहाँ पर, इससे कि उसका एयर डिफेंस छुप नहीं पाएगा। और ये भी पता कर लेंगे कि उसका एयर डिफेंस कितना एक्टिव है, अगर नहीं मार रहा है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज गड़बड़ है, जैसे पाकिस्तान को चाइना ने HQ9 दिया हुआ है, ये डुप्लीकेट कॉपी है S300 का, हमारे पास S400 है। ये S400 क्या, S300 का ये डुप्लीकेट कॉपी है। और डुप्लीकेट में भी कौन है, चाइना ने डुप्लीकेट किया है। एगो देहात में कहावत कहते हैं, एगो रहनी बान और ओपे मार देलस बीछी, औरों पगला जाएगा आदमी।
एक तो डुप्लीकेट डुप्लीकेटे होता है, उसमें से चाइना द्वारा बनाया गया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का स्क्वायर हो जाता है। तो उसके पास ये एयर डिफेंस सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्रोन भेजेंगे पाकिस्तान के साइड में। अब वो ड्रोन क्या करेगा, उड़ेगा। अब पाकिस्तान को रडार में वो ड्रोन नहीं दिखेगा, बल्कि वो एक जहाज की तरह दिखेगा, और अपना एचक्यू नहीं मारेगा उसको यहाँ पे। और जैसे मिसाइल मारेगा हम लोग को पता चल जाएगा कहाँ पे लगाया हुआ है, और फिर हम लोग उस पर ब्रह्मोस मार देंगे यहाँ पे, तो उसका सिस्टम में उड़ जाएगा। अच्छा, अगर ये नहीं मारा तो, जैसे दुश्मन का रडार है, दुश्मन के रडार ने रडार भेजा और हमारे ड्रोन के ऊपर लगा हुआ था ये लूनर बर्ग रडार, ये लेंस। अब ये क्या करेगा, बड़ा लोकेशन दिखाएगा। दुश्मन ने मिसाइल नहीं मारा तब क्या होगा, तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर दुश्मन मिसाइल मारा तो दुश्मन का पता चल जाएगा, और नहीं मारा तो ये ड्रोन के साथ आर्म्स भी जोड़ सकते हैं हम लोग, हथियार भी जोड़ देंगे यहाँ पे, दुश्मन के एरिया में जाके तबाही मचाएगा। अगर नहीं मारोगे तो ये लोग जाएंगे, मारोगे तो तुम्हारा बड़का मिसाइल सिस्टम जाएगा, दोनों ओर से वो घेरा जाएगा। इसलिए ये टेक्नोलॉजी होती है, ये स्टील्थ का ठीक उल्टा होता है। स्टील्थ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो रडार पे ही नहीं आती है, और ये जो होता है लूनर बर्ग जानबूझ के रडार पे लाया जाता है। स्टील्थ जहाजें जो होती हैं वो अलग टाइप की होती है। तो भारतीय थल सेना अब ऐसे ड्रोनों को एक्वायर कर रही है जिसपे लूनर बर्ग रडार, लूनर बर्ग लेंस लगाए गए हैं यहाँ पे। ये स्टील्थ का ठीक उल्टा होता है। स्टील्थ आजकल एक नई टेक्नोलॉजी के जहाज बोले जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की कोटिंग की जाती है, इनका एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर अलग डिजाइन से बनाया जाता है, जिससे कि इन पर रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम आए, और रडार पर एक पॉइंट की तरह ये दिखते हैं। इससे पता नहीं चल पाता है कि ये बड़ा जहाज है या ड्रोन है, या वो भी नहीं दिखते हैं। अगर F-35 की बात करें तो ये इतना स्टील्थ है कि ये एक बार ईरान के जहाज के नीचे उड़ रहा था, ईरान के जहाज को पता नहीं था उसको, बाद में निकल के देखा, इसे कहा देख रहा भैया रडार में तो हमको दिख ही नहीं रहा है। ये इतना स्टील्थ है। इससे एक घाटा होता है, जरूरत से ज्यादा अगर आप स्टील्थ हो जाइएगा तो डेली तो युद्ध नहीं होता है, और युद्ध नहीं होता है तो जहाज के पायलट को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है अपने ही देश में। अब अगर ये स्टील्थ है और ये रडार में उड़ेगा तो रडार में दिखेगा ही नहीं। अब कोई रडार में नहीं दिखेगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी कि किसी सिविलियन एयरपोर्ट से टकरा जाएगा, किसी सिविलियन जहाज से टकरा जाएगा, क्योंकि इसे रडार में नहीं दिखेगा। तो इसके ऊपर जानबूझ के लगा दिया जाता है लूनर बर्ग रडार, लूनर बर्ग लेंस, ताकि ये जानबूझ के दिखाई दे। सोचिए इतनी टेक्नोलॉजी है कि दिखबे नहीं करता, इसको एकदम स्टील्थ बनाया जाता है। और इसके हथियार को भी ना आर्म्स बे में रखा जाता है। ये दरवाजा की तरह होता है, इसमें खुल जाता है, इसी में हथियार रखा जाता है। ये मिसाइल मारने के बाद ये दरवाजा बंद कर लेता है। इसका शेप एंड साइज पूरी तरह बंद रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे खुले में हार्ड पॉइंट रहेगा तो ये रडार में इजीली पकड़ में आ जाएगा। तो रडार में इजीली पकड़ में आ जाता है। जब भी ये स्टील्थ जहाज अपने देश में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या अपने देश के साथ युद्धाभ्यास कर रहे होते हैं तो जानबूझ के इसके ऊपर लूनर बर्ग लेंस लगा देते हैं ताकि ये दिख सके और दुर्घटना ना हो सके। और जब ये युद्ध में जाते हैं तो लूनर बर्ग लेंस को हटा देते हैं, जिससे कि वो रडार से कंप्लीटली गायब हो जाते हैं। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये लगा रहना जरूरी है, वरना अगर ये नहीं रहेगा तो रडार ऐसे खाली दिखेगा, कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर जैसे हम लगा देंगे लूनर बर्ग लेंस तो रडार में दिखने लगेगा, जिससे कि सिविलियन टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अभी अमेरिका में यही F-35 जहाज उड़ रहा था, इसमें कोई गड़बड़ी आई जिस वजह से इसका पायलट सीट इजेक्ट करके बाहर निकल गया। कुछ टेक्निकली खराबी आई तो इसका पायलट सीट इजेक्ट करके बाहर निकल गया, और जहाज ऑटो पायलट पे उड़ रही थी, और वो ऑटो पायलट पे उड़ते गया पता ही नहीं चला, उड़ते हुए चला गया। अब जो पायलट नीचे गिरा बता रहा है कि भाई हमारी जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हम जहाज छोड़ के इजेक्ट कर गए। तो पूछे तो जहाजिया कहाँ है, का पता नहीं, रडार में चेक कीजिए। कर रहे तरीका उसमें लूनर बर्ग लेंस काम नहीं कर रहा था, और तुम जहाजिया छोड़ के कूद गया है। अब हम रडार में उसको कहाँ खोजे, दिखिए नहीं रहा है। देखिए उसका जहाज ही गायब हो गया। सिविलियन एयर रडार, मिलिट्री रडार खोजते रह गए, सो मिला ही नहीं, तो पोस्टर साटना पड़ा, मिसिंग। नाम क्या है जहाज का, F-35B लाइटनिंग, मिसिंग डेट, इसे उसका आधार कार्ड नंबर इसे लिख के दिया, फोन नंबर दिया है, जिसको जिसको मिले उसको फोन करना है। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल जो काम करती है। हालांकि ये जहाज गायब होने का सिलसिला पहला नहीं है। एक बहुत ही दिलचस्प रूस का जहाज गायब हुआ था, उसका पायलट छोड़ के उड़ गया था उस जहाज को, और वो जहाज 900 किलोमीटर उड़ा था बिना पायलट का। 900 किलोमीटर बिना पायलट का उड़ रहा था। पायलट कूद गया था सीट इजेक्ट करके, टेक्निकल खराबी आई थी, कूदने के बाद जहाजिया ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए 4 जुलाई 1989 को रूस का एक
एयरफोर्स स्टेशन था, एक बेस था जिसका नाम था बैगीज एयरबेस। तो बैगीज एयरबेस पर रूस के जहाज तैनात थे। वो रूटीन प्रैक्टिस के तहत उसको उस दिन कर्नल निकोलाई उड़ा रहे थे। जहाज जो था मिग 23M था, इसे कर्नल निकोलाई उड़ा रहे थे। इसमें एक लोगों की बैठने की कैपेसिटी होती है, एक ही क्रू होता है, एक ही आदमी इसे उड़ाता है। जब ये टेक ऑफ किए जहाज को लेके तो नॉर्मल टेक ऑफ हुआ, लेकिन टेक ऑफ करने के थोड़ी ही देर बाद इन्हें इंजन में पावर कम फील होने लगा। इन्हें लगा कि इंजन उतना पावर नहीं दे रहा है। तो लड़ाकू जहाजों में क्या होता है, एक अलग सिस्टम होता है जिसे कहते हैं आफ्टर बर्नर। इनके पास एक और ऑप्शन होता है कि एक्स्ट्रा फ्यूल जलाकर आफ्टर बर्नर सिस्टम ये स्टार्ट किया जाता है। इसके इंजन दो चरणों में होता है, एक बिफोर बर्नर होता है जो नॉर्मल होता है, एक होता है आफ्टर बर्नर। तो नॉर्मल बर्नर में कम पावर मिलते रहता है जितना चाहिए उसको, और आफ्टर बर्नर अगर लगा देगा तो उसमें और ज्यादा फ्यूल जाएगा और पावर प्रोड्यूस करेगा, इससे फ्यूल खाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए अमूमन जहाज आफ्टर बर्नर का यूज इमरजेंसी में करते हैं कि अगर फटाक से टेक ऑफ करना है या दुश्मन के एरिया से भागना है या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ना है तो आफ्टर बर्नर का यूज करते हैं। तो जब इसके इंजन ने काम कम किया तो कर्नल निकोलाई ने कहा कि हम आफ्टर बर्नर स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा और पावर मिलेगा। तो आफ्टर बर्नर स्टार्ट किए तो आफ्टर बर्नर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब क्या करें, अब इनका जहाज लगातार नीचे गिर रहा था। अब एक ज्यादा हाइट रहती है तो पायलट को भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इनकी हाइट महज 500 फीट बच गई। तो कहें कि अब भाड़ में गया आफ्टर बर्नर, अब भाड़ में गया इंजन, 500 फीट बचले हैं, सीट इजेक्ट करके कूद जाते हैं। तो इन्होंने सीट इजेक्ट करके कूद गया। सीट इजेक्शन सीट काफी महंगे आते हैं। इसके नीचे 2 रॉकेट होता है, ये रॉकेट इनको ढकेलता है और इसके ऊपर देखिएगा यहाँ हुक रहते हैं सब। ये क्या करता है, जहाज के ऊपर की कैनोपी को तोड़ के निकल जाता है। तो ये हुक हमेशा सर से हाइट में ज्यादा रहना चाहिए। ये हाइट में, ये खोपड़ी यहाँ है तो ये यहाँ तक रहता है। ये कैनोपी को तोड़ देता है, जहाज के ऊपर के गिलास को हम कैनोपी कहते हैं, शीशा का रहता है, कैनोपी को तोड़ देता है। और ये जानबूझ के बहुत तेज प्रेशर मारता है कि ये पायलट और खराब जहाज में ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। और ये रॉकेट इसलिए भी दिया जाता है कि कई बार जहाज शुरुआत में ही टेक ऑफ करने के दौरान ही इंजन उसका फेल कर जाता है, तो उस समय भी अगर पायलट सीट इजेक्ट करता है तो ये रॉकेट इतनी ऊंचाई दे देता है कि पैराशूट वहां से खुल सके और पैराशूट से वो सेफ लैंड कर सके। बिना रॉकेट का कूदेगा तो हो सकता है कि जहाज के, बिना रॉकेट का ऐसे छलांग लगाएगा तो हो सकता है इतना तेज में जहाज आता है कि जहाज का विंग सी से काट दे। तो इन्होंने सीट इजेक्ट करके कूद गए और कहे कि अब जा ससुरा, तूने ऑटो पायलट पे लगा के छोड़ दिए कि कहीं ना कहीं तो गिरबे करेगा यहाँ पे। और जैसे कूदे नहीं निकोलाई, एक इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन ससुरा का स्टार्ट हो गया और चलने लगा, यहाँ से उड़ने लगा यहाँ पे। अब रूस जब ये कूदा तो रूस के रडार ने देखा कि ये भैया ये तो कूद गया यहाँ पे। निकोलाई कूद गए, इसका बर्नर स्टार्ट हो गया, ये इंजन स्टार्ट हो गया और ये जल्द देखते देखते रूस की सीमा को छोड़ के चला गया और रूस के रडार से ये गायब हो गया। लेकिन रूस वालों को पता था कि भैया ये कूदा है, इंजन में खराबी थी, इंजन ठीक हो गया। इससे पूछा गया क्या हुआ, था कहा कि जैसे कूदे इंजन वह चालू हो गया। यहाँ पे हम तो पूरा कोशिश किए बचाएं, लेकिन गिरते गया 500 फीट बचल था, तो अब उतना से अंदर तो कूद ही जाना होता है। कूद गया, अब ये जहाज भाग गया पश्चिम दिशा में और देखते देखते ये हेल गया पोलैंड को, पोलैंड पार कर गया। पोलैंड जब पार किया तो पोलैंड के बाद रूस से निकला यहाँ पे पोलैंड, पूरा देश पोलैंड पार कर गया, जर्मनी पार कर गया। जर्मनी उस समय 2 भाग में बटा था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी में जब प्रवेश किया तो पश्चिमी जर्मनी में उस समय अमेरिका का एक एयरबेस था जिसका नाम था सोएस्टरबर्ग एयरबेस। तो सोएस्टरबर्ग एयरबेस पे अमेरिका के F-15 जहाज तैनात थे। उन जहाजों ने इसे देखा कि सोच रही कहां से आ रहा है, तो इन जहाजों ने उसका पीछा किया और पीछा करके कहा या बैला रोक बैला रोक दे जहाज, ये रोकिए नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा कि मार के गिराओ, बैला को मार के गिरा दो। तो चारों ओर से घेरे, तो कहा कि जा एमे तो बैला है, ये नहीं है। वो सब कैसे, दिस इज घोस्ट प्लेन। अंग्रेज सब ना सीबीएसई वाला भूत को घोस्ट बोलता है, सब घोस्ट, दोस्त नहीं घोस्ट। दिस इज घोस्ट प्लेन, इसमें तो कोई है ये नहीं है। अब उस सबका हालत खराब हो गई, अरे भाई साहब ये उड़ के आ कैसे रहा है। अब सोचिए ये 1989 की बात है ना, 1989 की बात है, आज से लगभग 40 साल हो गया, लगभग 40-42 साल। उस समय ड्रोन का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, पायलट ही जहाज को उड़ाता था। अब देखते देखते ये जर्मनी भी पार करके नीदरलैंड में घुस गया, और जब नीदरलैंड में, जर्मनी पार करके नीदरलैंड में गया तो नीदरलैंड वाले में भी जहाज दौड़ा दिए सब। रे बकलोलवा इधर कहाँ, इहो देख के डरा के, इसमें कोई नहीं है, नो वन इन द कॉकपिट, हु इज फ्लाइंग द प्लेन। अंग्रेजी बोलता है सभी सब, ये भगवान, ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, गॉड हेल्प अस फ्रॉम दिस घोस्ट प्लेन, ये सब डरा गया सब यहाँ पे। तब तक ये जहाज जो है ना नीदरलैंड में घुसा, नीदरलैंड को पार करके अब बेल्जियम की ओर मुड़ गया। अब जब ये बेल्जियम की ओर मुड़ा तो जर्मनी वाला से बाद नीदरलैंड गया बेल्जियम में, बेल्जियम की एयरफोर्स इसको दौड़ाई, यार बकलवा इधर कहाँ घुस गया, वो भी देखी कि इसमें भी कोई नहीं है। तो बेल्जियम वाला कहा कि इसको कहाँ तक दौड़ाया जाए, दौड़ा दौड़ा देखते हैं कहाँ तक जाना है। बेल्जियम की सीमा को भी पार कर गया। अब फ्रांस डर गया और ये सोच रहा मेरे पास आ रहा है, तो फ्रांस भी रेडी हो गया इस बैला को मारने के लिए यहाँ पे। तो बेल्जियम और फ्रांस के पास ये जहाज का फ्यूल खत्म हो गया। यहां से यहां तक 900 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद बेल्जियम नामक देश में, बेल्जियम लगभग पार करने ही वाला था, बस बेल्जियम 10 किलोमीटर के बाद बेल्जियम पार हो जाता, यानी महज ये 1 मिनट और उड़ जाता ना, मतलब 30-40 सेकेंड और उड़ जाता तो 10 किलोमीटर पार कर जाता यहाँ पे। लेकिन फ्रांस से 10 किलोमीटर दूर अर्थात बेल्जियम में 10 किलोमीटर अंदर इसका फ्यूल खत्म हो गया और यह फ्यूल खत्म होने के बाद बेल्जियम में ही गिर गया और बेल्जियम की एयरफोर्स इसको बेल्जियम के घर पे गिरा जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बस एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। लेकिन इसमें रूस को बता देना चाहिए, रूस ने गलती किया। उस समय फ्रांस की भी एयरफोर्स रेडी थी, कोल्ड वार का समय चल रहा था। कोल्ड वार में ना दोनों देश एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। रूस के समर्थक वाले देश सोवियत संघ के कहलाते थे और अमेरिका के समर्थक वाले देश, ये दोनों आपस में लड़ाई करते रहते, गुटबाजी में बढ़ गई थी दुनिया। हालांकि उस समय रूस का उस समय नाम सोवियत संघ था। उसके 2 साल बाद रूस 15 देशों में टूट गया, अर्थात सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया था। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, 15 देशों में उस समय यूएसएसआर टूट गया, ठीक उससे 2 साल बाद यहाँ पर। तो ये कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो टेक्निकल फेलियर के कारण होती है। अब ऐसे ही मिसफायर भारत से ब्रह्मोस भी हुआ था यहाँ पर। हालांकि मिसफायर था कि क्या था, हमारे ब्रह्मोस का तो टेस्टिंग भी हो गया उसी बहाने। तो कई बार ऐसी टेक्निकल ग्लिचेज आ जाती हैं यहाँ पर। तो ये साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के और साइंस के ऊपर यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी आगे आपका बीपीएससी का इंटरव्यू ऑनगोइंग है, इंटरव्यू वाले लोग अपना स्लॉट लेते रहेंगे और 28 तारीख को रेगुलर टेस्ट सीरीज और दरोगा मेंस का बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो एनडीए, एसएसबी और सीडीएस के एसएसबी वाले हैं उन लोग के लिए करोल बाग दिल्ली में एसएसबी इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है। आगे हम लोग समझेंगे हैती विद्रोही किस तरह से लाल सागर पर कब्जा करते जा रहे हैं और कभी इससे पहले तो वो रूस से ही इजराइल के जहाजों पर ही अटैक करते थे, अभी वो इंडिया आने वाले जहाजों पर भी अटैक कर रहे हैं, बेसिकली जिनका रिलेशन इजराइल से है यहाँ पर। और इसमें 2 देशों को सबसे अच्छा फायदा हो रहा है, सबसे ज्यादा तो ईरान को और इधर चाइना को। चाइना कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसके दोनों हाथ में लड्डू है वहां पे। इसलिए इसको अगले टॉपिक में समझेंगे कि हैती विद्रोही क्या कर रहे हैं और भारतीय नौसेना क्या करने गई है, क्या हम लोग उस एरिया को, लाल सागर को सेव कर पाएंगे। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।